आज हम क्लास 12 के स्टेट सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर सूचकांक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 1 सूचकांक, इंग्लिश में इसे इंडेक्स नंबर कहा जाता है। तो चैप्टर के नाम के ही हिसाब से सूचकांक किसे कहते हैं, सबसे पहले उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। किसी भी वस्तु से संकलित चल राशि के दिए चालू समय के मूल्य में किसी निश्चित यानी आधार समय के उसी वस्तु के मूल्य के सापेक्ष में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को सूचकांक अथवा तो निर्देशांक अथवा तो मूल्य सापेक्ष प्रतिशतता कहा जाता है। अब इस पूरी परिभाषा को अच्छे से समझ लेते हैं। किसी भी वस्तु से संकलित, वस्तु कोई भी हो सकती है। संकलित का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, चल राशि का मतलब होता है मूल्य। यहाँ पर किसी भी वस्तु मतलब गेहूं, चावल, आटा, वस्त्र या कोई भी खिलौना, मोबाइल फोन, कुछ भी ले सकते हैं। किसी भी वस्तु से जुड़ी हुई जो उसकी चल राशि है यानी उसका जो मूल्य है के दिए चालू समय के मूल्य में, यानी चालू समय का मतलब होता है वर्तमान समय, यानी कोई भी वस्तु के वर्तमान समय के मूल्य में किसी निश्चित आधार समय के उसी वस्तु के मूल्य के सापेक्ष में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, यानी जो चालू समय का मूल्य है, किसी भी वस्तु का चालू समय का मूल्य, उसे हमें क्या करना है, भूतकाल में कोई एक निश्चित वर्ष है, उसी वस्तु के उस समय के यानी भूतकाल के निश्चित मूल्य के साथ में हमें क्या करना है, उसकी तुलना करनी है। तुलना करने के बाद में उसमें जाहिर सी बात है कोई परिवर्तन आएगा और उस परिवर्तन का प्रतिशत ही हमारे लिए क्या होता है, सूचकांक। किसी भी वस्तु से संकलित चल राशि के दिए चालू समय के मूल्य में किसी निश्चित आधार समय के उसी वस्तु के मूल्य के सापेक्ष में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को क्या कहा जाता है, सूचकांक कहा जाता है, निर्देशांक कहा जाता है, मूल्य सापेक्ष प्रतिशतता कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गेहूं एक वस्तु ले लिया हमने। गेहूं का मूल्य 2015 में 24 रुपए था, जो बढ़ करके 2020 में 30 रुपए हो गया। तो सूचकांक कितना होगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो वर्तमान समय है वो 2020 चल रहा है, तो आज के समय में गेहूं का मूल्य कितना है, 30 रुपए, जो कि 2015 में यानी कोई एक आधार समय का मूल्य हुआ कितना रुपया, 24। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई एक वस्तु से संकलित जुड़ी हुई चल राशि के दिए चालू समय के मूल्य में किसी निश्चित आधार समय के मूल्य के सापेक्ष में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन कैसा परिवर्तन बताना है, सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब होता है अपॉन में होना। सापेक्ष परिवर्तन को हम P1 अपॉन में P0 अर्थात चालू समय के मूल्य को आधार समय के मूल्य से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो जो हमें जवाब प्राप्त होता है वो हमारे लिए क्या होता है, मूल्य सापेक्ष अथवा तो सापेक्ष परिवर्तन। ठीक है। अब एक छोटा सा दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इस पेन की कीमत 100 रुपए है। ठीक है। आज के डेट में ये पेन की कीमत 100 रुपए है। यही पेन 2010 में 50 रुपए में मिलता था। ठीक है। चालू समय का मूल्य कितना हो गया, 100 रुपए, और 2010 में यही पेन 50 रुपए में मिला करता था। तो चालू समय के मूल्य को क्या कहते हैं, P1, यानी 100 रुपया हमारे लिए क्या हो गया, P1, और आधार समय का मूल्य यानी P0 वो हमारे लिए कितना हो गया, 50। तो अगर हम 100 रुपए को यानी P1 को P0 से 100 रुपए को 50 रुपए से डिवाइड करें तो हमें कितना मिलता है, 2। तो ये जो 2 है वो हमें क्या बता रहा है कि भैया 2020 में हम 2010 की तुलना में 2 गुना उछाल मार गए इस पेन के मामले में, यानी इस पेन की कीमत कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। ठीक है। तो गेहूं का भाव 2015 में 24 रुपए था, जो बढ़कर 2020 में 30 रुपया हो गया। तो सूचकांक कितना होगा, एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले उस टेबल में पहली कॉलम है वस्तु की, जिसमें हमने गेहूं वस्तु लिया हुआ है। आधार वर्ष, जो भूतकालीन वर्ष होगा वो हमारे लिए आधार वर्ष होगा, और प्रेजेंट तो आपको समझ में आ रहा है, प्रवर्तमान वर्ष उसे कहते हैं। तो आधार वर्ष 2015 का मूल्य, यानी मूल्य का मतलब होता है प्राइस, इसलिए P से डिनोट किया जाता है। आधार वर्ष को हमेशा 0 से डिनोट किया जाता है, बताया जाता है। फिर दूसरी कॉलम है चालू वर्ष 2020 का मूल्य। ये हमारे लिए चालू वर्ष था और ये हमारे लिए आधार वर्ष था। ये चालू वर्ष का मूल्य हो गया, ये आधार वर्ष का मूल्य हो गया। 24 रुपया आधार वर्ष का मूल्य, चालू वर्ष का मूल्य 30 रुपया। तो ये P1 से डिनोट किया जाता है। P का मतलब प्राइस, 1 का मतलब चालू वर्ष। मूल्य सापेक्ष अथवा तो सापेक्ष परिवर्तन कहा जाता है। इसे क्या, ये कैसे ज्ञात होता है, P1 अपॉन में P0। चालू वर्ष के मूल्य को आधार वर्ष के मूल्य से भाग करने पर प्राप्त मूल्य को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष परिवर्तन अथवा तो मूल्य सापेक्ष। फिर नेक्स्ट कॉलम है मूल्य सापेक्ष प्रतिशतता। मैंने बताया मूल्य सापेक्ष को अगर प्रतिशत निकाल दिया जाए, मूल्य सापेक्ष का यदि प्रतिशत निकाल दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, सूचकांक। मूल्य सापेक्ष का मतलब ही होता है सापेक्ष परिवर्तन। यहाँ पे आपने देखा सापेक्ष में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत शब्द लग गया तो वो क्या बन जाता है, सूचकांक। तो यहाँ पर वही चीज है, यानी P1 अपॉन में P0 का अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो मिलता है आंसर वो हमारे लिए क्या हो जाता है,
सूचकांक, और सूचकांक हमेशा किसमें होता है? प्रतिशत में, परसेंटेज में होता है। तो समझ लेते हैं, गेहूं का आधार वर्ष का मूल्य था 24 रुपए, जो बढ़ करके चालू वर्ष में कितना हो गया? 30 रुपए। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई डिफरेंस आया हुआ है। तो डिफरेंसेस को कैसे करना है? हमें मूल्य सापेक्ष निकालना है, यानी चालू वर्ष के मूल्य को आधार वर्ष के मूल्य से क्या कर देना है? भाग। तो 30 डिवाइडेड बाय 24 यानी P1 अपॉन में P0। तो हमें आंसर कितना मिल गया? 1.25, यानी सवा गुना बोल सकते हैं कि सवा गुना इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। लेकिन उस सवे गुने का क्या निकालना पड़ेगा हमें? परसेंटेज। तो हमें वो क्या मिल जाएगा? सूचकांक। तो 1.25 इज मल्टीप्लाई बाय 100, यानी P1 अपॉन में P0 तो हमने यही निकाल लिया था। अब उसको हमने क्या किया? यहाँ पे 100 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो 1.25 इज मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 125%, 125%। अब ये क्या बता रहा है कि गेहूं का भाव 125% हो गया, ना कि 125% बढ़ा कितना? कोई भी चीज पहले से 100% होती है, यानी गेहूं का भाव आधार वर्ष में कितना रहा होगा? 100%, लेकिन आज वो 125% हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा 100% से 125% हो जाने में कितने की वृद्धि हो रही है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा 125 माइनस 100 इज इक्वल टू 25% की क्या हुई? गेहूं के भाव में उछाल आया, वृद्धि हुई। किसकी अपेक्षा? आधार वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में। चालू वर्ष 2020 में आधार वर्ष यानी 2015 की अपेक्षा हमने 25% की गेहूं में वृद्धि देखी। इज दैट क्लियर? तो यानी 125 ये हमारे लिए क्या हुआ? सूचकांक। जब कभी भी सवाल में हमें वृद्धि पूछा जाए तभी आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है? नहीं तो 125 इज योर आंसर। अब नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य सूचकांक। सामान्य सूचकांक क्या होता है? किसी भी एक या उससे अधिक वस्तुओं के दिए चालू समय, मतलब वही वर्तमान समय के चल मूल्यों में, यानी किसी भी एक वस्तु या उससे अधिक, हालांकि इसमें एक वस्तु को थोड़ा साइड में रख देते हैं क्योंकि एक वस्तु का कोई समूह नहीं होता, उससे अधिक 2 वस्तु, 3 वस्तु, 4 वस्तु, 5 वस्तु, उससे अधिक का क्या होता है? समूह होता है। तो सामान्य सूचकांक हमेशा सामूहिक चीजों के लिए ही आता है, यानी 2 या 2 से अधिक के लिए आता है, ठीक है? तो यहां पर एक की बात नहीं करके 2 या 2 से अधिक की बात करें तो ज्यादा बेटर होगा। अधिक वस्तुओं के दिए चालू समय यानी वर्तमान समय के चल मूल्यों में किसी निश्चित, फिर से आधार वर्ष के समय के उन्हीं वस्तुओं के चल मूल्य के सापेक्ष में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, यहां तक को तो हम सूचकांक कहते हैं। लेकिन बस यहां इन दोनों में अंतर क्या है? यहां हमने किसी भी वस्तु को लिया था और यहां पर वस्तुओं के समूह को लिया है, ठीक है? बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं यहाँ पे। होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के औसत को समूह का, उसी समूह का क्या कहते हैं? सामान्य सूचकांक कहते हैं, ठीक है? अब जीवन को जीने के लिए आप जानते हैं बहुत सारी चीज वस्तुएं होती हैं, जैसे कि भोजन, कपड़ा, निवास, शिक्षा, ठीक है, मनोरंजन। ये सभी चीजें हमारे लिए क्या होती हैं? जीवन को जीने के लिए जरूरी चीजें हैं, ठीक है? अब ये क्या हो गया? जीवन को जीने के लिए एक समूह बन गया। अब उसमें बहुत सारी चीजें आ रही, शिक्षा आ रहा है, मनोरंजन आ रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद में वस्त्र आ रहा है, भोजन आ रहा है, ठीक है, रेसिडेंस आ रहा है, रहठाण आ रहा है, निवास आ रहा है, ठीक है? तो ये सभी चीजें क्या हुई? उसकी एक एक वस्तुएं हो गई, एक समूह क्या समूह बन गया, राइट? तो ऐसी चीजों के लिए हमें क्या ज्ञात करना होता है? सामान्य सूचकांक। यानी जब चीज वस्तुओं की संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाए तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या निकालना होता है? सामान्य सूचकांक। तो ये क्या है? ये एकदम सिंपल सी चीज है। अलग अलग एक एक चीजों की, जैसे गेहूं है वैसे ही फिर हम वस्त्र ले लेते हैं, वैसे शिक्षा ले लेते हैं, सबका अलग अलग क्या निकाल लेते हैं? मूल्य सापेक्ष प्रतिशतता, अर्थात क्या निकाल लेते हैं? सूचकांक। सूचकांक को निकालने के पश्चात हमें क्या करना है? सभी सूचकांकों का एडिशन कर लेना है, यानी जोड़ कर लेना है, राइट? जोड़ करने के बाद में हमें क्या करना है? कितनी वस्तुएं हमने ली हुई थी उससे क्या कर देना है? डिवाइड। तो ये क्या मिल गया हमें? सामान्य सूचकांक। सामान्य सूचकांक का फॉर्मूला हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, I फॉर इंडेक्स। सामान्य सूचकांक I इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई बाय 100। इतना कर देने से हमें क्या मिल रहा है? देखो, P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे और उसके बाद में उसका एडिशन करो, या तो फिर पहले इन दोनों का डिवाइड करने के बाद में एडिशन करने के बाद में 100 से मल्टीप्लाई करो। दोनों का मीनिंग क्या होगा? सेम ही होने वाला है। जो आंसर आए वो क्या मिल गया हमें? सभी वस्तुओं की सूचकांकों का एडिशन मिल गया, यानी जोड़ मिल गया। और जोड़ को अगर हम उन्हीं की संख्याओं से डिवाइड कर दें, कितनी वस्तुएं हमने ली हुई थी, अगर 5 है तो 5 से डिवाइड करो, 3 है तो 3 से डिवाइड करो, 4 है तो 4 से डिवाइड करो, तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? प्रतिशत परिवर्तन का औसत मूल्य। तो प्रतिशत परिवर्तन को सूचकांक कहते हैं। सूचकांक का औसत मूल्य अगर हमें मिल जाता है तो वो समूह का क्या बन जाता है? सामान्य सूचकांक, ठीक है? ये सभी चीजें जब एग्जाम्पल ली जाएंगी, जब हम रियल मायने में सवाल को करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हालांकि अभी थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको। अब हम आगे बात करते हैं समूह के लिए
मूल्य का सूचकांक, इन दोनों में थोड़ा ही अंतर है। इसमें कोई भी वस्तुएं हो सकती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, रिलेटेड वस्तुएं हो सकती हैं। जैसे जीवन को जीने के लिए बहुत सारी चीजें आवश्यक हैं, लेकिन अब उसमें कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं, जैसे कि वस्त्र। अब यहाँ पर एक समूह के लिए, यानी जैसे वस्त्र मैंने बोल दिया, तो वस्त्र में आपके दिमाग में केवल साड़ी नहीं आती, या फिर केवल कुर्ता पैजामा नहीं आता, या फिर केवल पैंट शर्ट ही नहीं आता। ठीक है, बहुत सारे वस्त्र अगर हम बोल देते हैं तो वस्त्र में बहुत सारी चीजों का समावेश हो जाता है। उसी प्रकार अगर मैं भोजन बोलता हूं तो भोजन बोलने से केवल आपको दाल और चावल ही याद नहीं आते, भोजन में सब्जी रोटी, दाल चावल या हलवा। उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि भाई ईंधन, तो ईंधन में केवल लकड़ी नहीं आती, केवल केरोसिन नहीं आता, कोयला भी केवल नहीं आता, ये सभी चीजों का समावेश होता है। जैसे एलपीजी सिलेंडर हो गया, सीएनजी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ये सभी चीजें क्या होती हैं, ईंधन के रूप में आती हैं। तो ईंधन एक वर्ड है, उसके अंतर्गत आप देख रहे हैं रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। वस्त्र एक शब्द है, उसके अंतर्गत आप बहुत सारी चीजों को वस्त्र की तरह पहनते हैं। भोजन एक शब्द हो गया, उसके अंदर दाल चावल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब इस प्रकार का कंडीशन आएगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, समूह के लिए मूल्य का सूचकांक। हालांकि ये जब एग्जाम्पल में लूंगा, क्वेश्चन लूंगा, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर समूह के लिए मूल्य का सूचकांक क्या है वो जरा समझ लेते हैं। यदि परस्पर संबंधित, देखो एक दूसरे से क्या होंगी, रिलेटेड होंगी, संबंधित होंगी। यन वस्तुओं के, यन वस्तु मतलब कितनी भी वस्तुएं हो सकती हैं, बहुत सारी, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। एन वस्तुओं के समूह को लें तो इस समूह में आई प्रत्येक वस्तु के लिए मूल्य में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन का अंक, जिसको हम क्या कहते हैं, सूचकांक, ज्ञात करके समग्र रूप से प्रस्तुत करते औसत नाप को उस समूह के लिए मूल्य का सूचकांक, समूह के लिए मूल्य का सूचकांक कहते हैं। यानी इन दोनों में किसी प्रकार का अंतर ही नहीं। इसमें भी हमने क्या किया, वही सेम चीज किया। सबसे पहले हमने क्या निकाला, सूचकांक निकाला, एडिशन किया, उसके बाद में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी जितनी भी वस्तुओं की संख्या थी उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि भाई आधार वर्ष किसे कहते हैं, बेस ईयर। तो आपने देखा यहाँ पर 2 वर्ष दिए गए थे, एक प्रवर्तमान वर्ष और दूसरा आधार वर्ष। तो आधार वर्ष को समझ लेते हैं, फिर प्रवर्तमान यानी चालू वर्ष को भी समझ लेते हैं। तो आधार वर्ष क्या है, आधार वर्ष को इंग्लिश में बेस ईयर कहते हैं। बेस का मतलब उसके ऊपर से हमें कुछ निकालना होता है, तो यानी ये कोई सुनिश्चित किया गया वर्ष होता है। ठीक है, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं क्या है। सूचकांक की रचना में, जब कभी भी हम सूचकांक की गणना करते हैं तो उसकी रचना में किसी चल के वर्तमान समय के, कोई भी चीज वस्तु हो उसके वर्तमान समय के मूल्य को किसी निश्चित समय के, हालांकि ये निश्चित वर्ष कैसा होना चाहिए, सामान्य रूप से भूतकाल, आने वाले भविष्य के साथ में हम किसी भी चीज की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है, लेकिन भूतकाल तो हमने देखा है तो वो निश्चित होता है। ठीक है, तो किसी निश्चित समय के, ये निश्चित समय कैसा होना चाहिए, सामान्य रूप से भूतकाल होना चाहिए, भविष्य नहीं हो सकता, क्योंकि हम भविष्य के साथ में तुलना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य के आंकड़े हमारे सामने नहीं है, लेकिन भूतकालीन आंकड़े हमारे सामने होते हैं, इसीलिए। तो सामान्य रूप से भूतकाल यानी किसी निश्चित समय के चल के मूल्य के साथ तुलना की जाती है, किसकी, वर्तमान समय के किसी चीज वस्तु के मूल्य की। किसके साथ तुलना की जाती है, किसी निश्चित समय के चल के मूल्य के साथ तुलना की जाती है। तो उसी निश्चित, यानी जो आप देख रहे हैं ना, उसी निश्चित समय के वर्ष को क्या कहते हैं, आधार वर्ष। इन शॉर्ट, इस गेहूं वाले एग्जाम्पल में आपने 2020 में जो 30 रुपया था गेहूं का चालू वर्ष का मूल्य था, इसको आपने किसी के साथ में देखिए तुलना किया हुआ है। किसके साथ में किया है, 2015 के साथ में। तो 2015 ये कोई सुनिश्चित वर्ष है, निश्चित वर्ष है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, आधार वर्ष। क्या ये भूतकाल है, जी हाँ, क्योंकि 2020 से पहले ही आ चुका है, बीता हुआ कल है। तो 2015 ये हमारे लिए भूतकाल है और 2020 ये हमारे लिए चालू वर्ष है, प्रवर्तमान काल है, प्रवर्तमान वर्ष है। इसको करंट ईयर भी कहते हैं, इसको बेस ईयर कहते हैं। ठीक है, आगे कुछ बताया गया है कि भूतकाल का निश्चित वर्ष गत वर्ष का या उससे पहले का वर्ष भी हो सकता है। अब मैं सिंपल सी बात करता हूं, 2020 अगर हमारे लिए प्रवर्तमान वर्ष है, करंट ईयर है, चालू वर्ष है, तो इसके लिए जो बेस ईयर है यानी आधार वर्ष, निश्चित वर्ष, वो 2019 भी हो सकता है। क्या 2019 भूतकाल वर्ष है, जी हाँ, 2020 से तो पहले ही आया है ना 2019। तो 2019 क्या हुआ, हमारे लिए भूतकाल हुआ, यानी आधार वर्ष हुआ। क्या हम 2018 को ले सकते हैं, जी हाँ, 2018 को भी ले सकते हैं, 2015 को ले सकते हैं, 15 को भी ले सकते हैं, 2010 को ले सकते हैं, 10 को ले सकते हैं।
लेकिन आधार वर्ष बहुत दूर का भी नहीं होना चाहिए। हम आज कर रहे हैं 2020 के बारे में बात, और मैं ले लूं 1920, ठीक है, तो ये बहुत ही 100 ईयर्स का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो भूतकाल कैसा होना चाहिए, बहुत ही पीछे का नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसके साथ में हम तुलना कर सकें, ठीक है। तो हम 2010, 2011, 2012 इस प्रकार के वर्षों को हम भूतकाल, वैसे तो किसी भी वर्ष को ले सकते हैं तुलना करने के लिए, लेकिन बताया गया है कि आधार वर्ष बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आधार वर्ष तो हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं चालू या प्रवर्तमान वर्ष, इंग्लिश में कहते हैं करंट ईयर। जिस समय या वर्ष के मूल्य को आधार वर्ष या निश्चित समय के मूल्य के साथ तुलना करनी हो, उस वर्ष को चालू वर्ष या प्रवर्तमान वर्ष, करंट ईयर या समय कहा जाता है। जिस वर्ष या वर्ष के मूल्य को, जैसे 2020 के मूल्य को आधार वर्ष या निश्चित समय के मूल्य के साथ, यानी 2015 के मूल्य के साथ तुलना करनी हो, 2020 के मूल्य की 2015 के मूल्य के साथ तुलना करनी हो, तो उस वर्ष को चालू या जिस समय या वर्ष के मूल्य को, तो हमने किसके 2020 को ही किया था, तो 2020 की तुलना हमने किससे किया था, 2015 के मूल्य के साथ, वो हमारे लिए क्या हो गया, आधार वर्ष, लेकिन 2020 क्या हो गया, चालू वर्ष। तो प्रवर्तमान वर्ष यानी करंट ईयर कहा जाता है, यानी 2020 हमारे लिए क्या हो गया, चालू वर्ष। फॉर एग्जाम्पल गेहूं के उदाहरण में 2015 को आधार वर्ष और 2020 को चालू या वर्तमान वर्ष कहा जाएगा, सिंपल सी बात। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आधार वर्ष का चयन 2 विधि से किया जाता है। अब इसमें देख ही रहे हैं कि सूचकांक की गणना में आधार वर्ष कई बार आ रहा है, तो आधार वर्ष का चयन करने की कोई विधियां होंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 विधि, एक है अचल आधार विधि जिसे फिक्स्ड बेस मेथड कहते हैं, और दूसरी है परंपरित आधार विधि जिसे चेन बेस्ड मेथड कहते हैं, ठीक है। अब अचल आधार विधि और परंपरित आधार विधि में क्या अंतर है वो जरा समझ लेते हैं। अचल आधार की विधि से सूचकांक की गणना किस प्रकार से की जाती है और क्या है ये, वो जरा समझ लेते हैं। अचल शब्द ही अपने आप में पूरा अर्थ व्यक्त करता है। अचल का मतलब होता है जो चलित ना होना, अर्थात उसमें बार बार परिवर्तन ना होना। अचल आधार विधि में आधार वर्ष अथवा तो समय कभी बदलता नहीं है, यानी उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता, और इस विधि में सामान्य घटना या परिस्थिति वाले वर्ष अथवा समय को स्थिर मानकर आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है। अब इसमें एक शब्द आ रहा है, सामान्य घटना या परिस्थिति वाले वर्ष को आधार वर्ष की तरह स्थिर माना जाता है। अब सामान्य घटना वाला वर्ष मतलब क्या हम 2020 को सामान्य घटना वाला वर्ष कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का काल है। इसकी वजह से अर्थतंत्र में बहुत सारी तेजी मंदी का उछाल हमें देखने को मिला। तो 2020 को हम कभी भी सामान्य परिस्थिति वाला या सामान्य घटना वाला वर्ष नहीं कह सकते, लेकिन 2019 को जी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, 2018 को कह सकते हैं, 2016 को, 15 को, 14 को कह सकते हैं। यानी आधार वर्ष का जो ईयर है वो कभी भी बाढ़ से, दुष्काल से, किसी सुनामी से, ठीक है, इस प्रकार की महामारी से कभी भी ग्रसित या परिस्थिति वाला नहीं होना चाहिए। एक सामान्य घटना वाला ईयर होना चाहिए। उस वर्ष में किसी खास प्रकार की घटना ना घटी हो जिससे अर्थतंत्र को किसी प्रकार का फायदा या बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो। समझ गए? तो आधार वर्ष हमेशा सामान्य घटना या परिस्थिति वाला ही होना चाहिए। तो इस विधि में आपने एक चीज देखा कि इसमें आधार वर्ष कभी भी बदलता नहीं है और आधार वर्ष हमेशा सामान्य परिस्थितियों वाला ही होना चाहिए। अब अचल आधार विधि से सूचकांक यानी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है चालू वर्ष या समय का चल मूल्य। अच्छा, वर्ष या समय दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि समय में कुछ भी आ सकता है, मास भी आ सकता है, वर्ष भी आ सकता है, सदी भी आ सकती है, दशक भी आ सकता है, इसलिए समय में कुछ भी आ सकता है। वर्ष तो वर्ष जानते ही आप। चालू वर्ष का चल मूल्य अपॉन में आधार वर्ष या समय का चल मूल्य, यानी चालू करंट ईयर में जो भी चल का मूल्य होगा उसको भूतकाल यानी आधार वर्ष के चल के मूल्य के साथ में भाग करके गुणा क्या कर देना है, 100। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? अचल आधार की विधि से सूचकांक। हालांकि आधार वर्ष इसमें कभी भी बदलता नहीं है। अगर हमने 2015 को आधार वर्ष माना है
तो 2016 के लिए भी 2015 ही आधार वर्ष रहेगा, 17 के लिए भी 2015 ही आधार वर्ष रहेगा, 2018 के लिए भी 2015 ही आधार वर्ष रहेगा, 2019 के लिए भी 2015 ही आधार वर्ष रहेगा और 2020 के लिए भी 2015 ही आधार वर्ष रहेगा। अर्थात P0 जो है वो कभी भी बदलेगा नहीं, लेकिन P1 हमेशा बदलते रहेगा, क्योंकि P1 का मतलब होता है चालू समय का या चालू वर्ष का चल मूल्य। चालू समय तो कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर मैं 2016 का निकाल रहा हूं तो 2016 हमारे लिए चालू वर्ष हुआ, 2017 का निकाल रहा हूं तो 2017 हमारे लिए चालू वर्ष हुआ, 2020 का निकाल रहा हूं तो 2020 हमारे लिए चालू वर्ष हुआ। लेकिन आधार समय का मूल्य क्या होगा? 2015 ही होगा, क्योंकि हमने उस वर्ष को सुनिश्चित कर दिया है। ठीक है, हालांकि इस वाले केस में, गेहूं वाले केस में, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं कि इसमें P1 क्या है। तो P का मतलब होता है प्राइस, 1 का मतलब होता है चालू, P का मतलब होता है प्राइस, 0 का मतलब होता है आधार वर्ष। तो यानी ये क्या हो गया? चालू वर्ष का मूल्य, और ये क्या हो गया? आधार वर्ष का मूल्य, या चालू समय का मूल्य की कहिए, या आधार समय का मूल्य कहिए, या वर्ष का मूल्य कहिए, दोनों सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट है परंपरित आधार विधि से सूचकांक। ये क्या है और इन दोनों में अंतर किस बात का है, जरा समझ लेते हैं। इस विधि में किसी एक निश्चित वर्ष या समय को आधार वर्ष या समय नहीं माना जाता। एक चीज तो क्लियर हो गया कि इसमें अचल रहता है, यानी कभी भी आधार वर्ष में परिवर्तन नहीं होता। परंतु इसमें एक बात कहने को मिल रहा है कि भाई इसमें हमेशा परिवर्तन होता ही रहता है, क्योंकि एक निश्चित वर्ष या समय को आधार वर्ष या समय नहीं माना जाता, परंतु प्रत्येक वर्तमान वर्ष हेतु उसके तुरंत ही पुरोगामी का मतलब होता है, अगर मैं 2020 के बारे में बात कर रहा हूं तो 2019 क्या हुआ? पुरोगामी। आज की बात कर रहा हूं तो कल हमारे लिए क्या हुआ? पुरोगामी। मंडे की बात कर रहा हूं तो संडे हमारे लिए क्या हुआ? पुरोगामी। तो यानी गत समय या गत वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है। जैसे कि 2020 के सूचकांक हेतु 2019 के वर्ष को आधार वर्ष लिया जाएगा। अब आपको भी समझ में आने लगा होगा, अगर मैं 2019 की बात कर रहा हूं, अगर मैं 2019 को चालू वर्ष ले रहा हूं तो 2018 क्या हुआ हमारे लिए? आधार वर्ष। अगर मैं 2017 चालू वर्ष ले रहा हूं तो 2016 हमारे लिए क्या हुआ? आधार वर्ष। अगर मैं 2010 की बात कर रहा हूं तो 2009 हमारे लिए क्या हुआ? आधार वर्ष। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 2021 अगर मैंने चालू वर्ष लिया तो आधार वर्ष हमारे लिए कौन सा होगा? किसमें? परंपरित आधार की विधि में। ठीक है, अब जरा इसके सूत्र को पढ़ लेते हैं। परंपरित आधार विधि से सूचकांक की गणना यानी इंडेक्स इज इक्वल टू चालू वर्ष का के या फिर समय का चल मूल्य बटे में गत वर्ष का या तो फिर समय का चल मूल्य गुणे 100। इन दोनों में केवल इतना ही अंतर है, इसमें आधार वर्ष हमेशा एक ही रहेगा, लेकिन इसमें जो आधार वर्ष है वो हमेशा क्या होगा? बदलते रहेगा, क्योंकि चालू वर्ष जब भी हम चेंज करेंगे तो उसका गत वर्ष ही तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? आधार वर्ष। अगर मैं यहाँ 2020 का मूल्य लेता हूं तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2019 का मूल्य। 2018 का मूल्य लेता हूं तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2017 का मूल्य। लेकिन अगर मैं यहाँ 2020 का भी मूल्य लूं तो भी किसका आएगा? 2015 का ही मूल्य। 2019 का मूल्य लेता हूं तो भी कितना आएगा? 2015 का ही मूल्य। 2016 का मूल्य लेता हूं तो भी कितना आएगा? 2015 का ही मूल्य आएगा, क्योंकि इसमें आधार वर्ष कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन इसमें हमेशा आधार वर्ष बदलता रहता है। वर्तमान समय का जो भी हम चल मूल्य ले रहे हैं उससे जस्ट पुरोगामी यानी गत वर्ष का ही मूल्य यहाँ पर लेना होता है। तो इन शॉर्ट एक सूत्र के माध्यम से P1 अपॉन में P0 दोनों सेम है, ये भी सेम है, केवल अंतर कहाँ है? P0 में। इसमें P0 क्या हुआ? आधार समय का मूल्य, इसमें P0 क्या हुआ? गत समय का मूल्य। आशा करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर मुझसे पूछिए, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। ठीक है।